स्टूडेंट, आज जो हमने कल इंट्रोडक्शन जो बायोलॉजी के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, आज हम जो हैं वो उस इंट्रोडक्शन में यूज़ की हुई टर्म्स जो हैं वो वन बाय वन सीखेंगे। पहली टर्म है आस्मो रेगुलेशन। आस्मो रेगुलेशन जो है ये दो अल्फाज का मजमुआ है। आस्मो का मतलब होता है कि सोल्यूशन यानी सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। रेगुलेशन का मतलब होता है रेगुलेट करना, बैलेंस करना, मेंटेन करना। तो हर सेल को, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, जिंदा रहने के लिए पानी के साथ उसका रिलेशन बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आपको पता है कि सेल के अंदर जो मटेरियल होता है वो सिर्फ सॉल्वेंट नहीं होता, वाटर नहीं होता, बल्कि इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन होता है। यानी उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट जो हैं वो दोनों डिसॉल्व होते हैं। तो हम इसको देखते हैं कि वाटर इज द सॉल्वेंट ऑफ द सोल्यूट्स इन द सेल। ईच सेल हैज़ बीन अडेप्टेड टू अ डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन रिलेशन टू साल्ट्स इन इट टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म्स जनरली मेंटेन दिस कॉन्सेंट्रेशन। अब हम जो है वो होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि आस्मो रेगुलेशन में सेल कितनी किस्म के होते हैं। हाइपोटोनिक सेल्स होते हैं, आइसोटोनिक होते हैं, हाइपरटोनिक होते हैं। ये जो आइसोटोनिक सेल है ना, इसमें आप देखते हैं कि सेल की जो शेप है वो असल में ये है। सेल इस शेप का है, ना इस शेप का है ना इस शेप का है। सेल जो है वो इस शेप का है। तो आइसोटोनिक एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सेल जो है, ये जो बीकर में है, बीकर में सोल्यूशन है जो ये ब्लू कलर का है, सेल इस सोल्यूशन के अंदर रखा हुआ है। तो सेल की शेप जो है ये मेंटेन रहती है, क्योंकि सेल के अंदर मौजूद सोल्यूशन और सेल के बाहर मौजूद सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बराबर है। ऐसा सेल जिसमें सेल के अंदर मौजूद और सेल से बाहर जो सोल्यूशन होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है, इस सेल को हम कहते हैं कि ये वाला जो है ये आइसोटोनिक है, यानी ये नॉर्मल सेल है। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक जो होता है ये एक्चुअली हाइपोटोनिक क्या है? हाइपोटोनिक जो है ये बाहर का सोल्यूशन है। हाइपोटोनिक एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें हम सोल्यूट्स की बहुत ज़्यादा कम मिकदार जो है वो डालते हैं। इसमें सोल्यूट की कम मिकदार है, यानी नमक या चीनी बहुत ज़्यादा कम है। तो सेल जो है ये अपनी नॉर्मल शेप से इस शेप में यानी गोल हो गया है। ये क्यों ऐसे हुआ है कि जो वाटर था वो ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो सेल में जो है पानी जो है वो बाहर से अंदर आना शुरू हो गया हुआ है और अंदर सेल क्या कर गया है? टर्जिड हो गया है, यानी फूल गया है। तो इसके कुछ नुकसानात भी हैं, क्योंकि अगर जो है वो सेल के अंदर जो है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन मटेरियल रहता है और सेल के बाहर कम रहता है, तो सारे का सारा पानी अंदर आके वंस अपॉन अ टाइम सेल अपनी लिमिट खो देगा और फट जाएगा। नुकसान भी हो सकते हैं। टर्जिड जो है वो तो रहता है ना प्लांट्स में, कि प्लांट में सेल वाल होती है जो कि सेल को फटने नहीं देती, एक प्रोटेक्शन लेयर होती है। लेकिन एनिमल के सेल में ऐसा नहीं होता बेटा, और एनिमल के सेल में सेल फट भी जाता है। तीसरी जो शक्ल है जो सेल को हम कहते हैं वो हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक जो है इसमें सेल नॉर्मल शेप में था, लेकिन जब हमने उसे गाढ़े वाले सोल्यूशन में रखा, यानी हमने चीनी और नमकियात की मिकदार ज़्यादा ली, तो सेल को इसके अंदर रखेंगे तो सेल जो है वो अपना वाटर लूज कर देगा। वाटर लूज करने से मुराद ये है कि पानी सेल से बाहर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अंदर पानी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है, वो डाइल्यूट है, और बाहर जो है वो सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यानी सोल्यूशन क्या है? हाइपरटोनिक। तो सेल में से जब पानी बाहर निकलेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? सेल अपनी पोजीशन जो है वो खो देगा, श्रिंक हो जाएगा। अब हम जो है वो वन बाय वन इसको रीड करते हैं। Cells consistently encounter एक्सचेंजिंग एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, यानी बार बार उसमें तब्दीलियाँ होती रहती हैं। इट मे बी ऑफ डाइल्यूटेड सोल्यूशन कंपेयर टू द सेल कॉन्सेंट्रेशन, दस डिजाइनेटेड एज हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, यानी हम इसको हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट भी कहते हैं। द मोर कॉन्सेंट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज टर्म्ड एज हाइपरटोनिक एंड दैट रिजेंबल्स टू इंटरनल सोल्यूशन इज द आइसोटोनिक। तो बाहर वाला सोल्यूशन अगर गाढ़ा होगा तो उसको हम हाइपरटोनिक कहेंगे, और अंदर वाला सोल्यूशन जो है, बाहर वाला सोल्यूशन अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा, डाइल्यूट होगा, तो उसको आप हाइपोटोनिक कहेंगे। और अगर मैंने आपको बताया ये दरमियान वाला आइसोटोनिक है, जिसमें सेल जो है उसके इंटरनल जो होती है और बाहर वाली कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो बिल्कुल सेम होती है। द हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट ऑस्मोटिकली causes entry of water into the cell and renders the cell solutions diluted, यानी सेल का जो सोल्यूशन होता है वो डाइल्यूट हो जाता है। द सेल आल्सो बिकम्स टर्जिड, और सेल टर्जिड हो जाता है।
जैसे मैंने आपको बताया है कि सेल इसमें टर्जिड है। दस इट मे बी हार्म्ड, तो इसका नुकसान भी है। मैंने आपको बताया कि एनिमल का सेल फट जाता है, प्लांट का टर्जिड हो जाता है। फटता इसलिए नहीं है कि बाहर सेल वाल होती है। द हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट ऑन द अदर हैंड रेंडर सेल सॉल्यूशंस कॉन्सेंट्रेटेड एंड श्रिंक्स द सेल ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। टू प्रिवेंट दीज सिचुएशन सेल ऑस्मो रेगुलेट देमसेल्व्स टू कीप वाटर एंड साल्ट्स बैलेंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी प्लांट्स और एनिमल्स में साल्ट जो होता है वो बैलेंस रहता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला है प्लांट के अंदर, दूसरा है एनिमल्स के अंदर। जो प्लांट के अंदर सोल्यूशन है, ये मैं आपको बताऊं कि प्लांट को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट एंड द जीरोफाइट। ऐसे प्लांट जिनमें प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो चौड़े होते हैं। हाइड्रोफाइट जो प्लांट है, 1 मिनट, अब जब हम हाइड्रोफाइट की बात करते हैं, जो हाइड्रोफाइट का प्लांट है उसको अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोफाइट, आपको पता है कि कमल का फूल पानी के ऊपर जो होता है उसके चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, जैसे ये पत्ता है। हाइड्रोफाइट्स जो हैं, इसके जो स्टोमेटा होते हैं ये लीव्स के बिल्कुल ऊपर वाली सरफेस जो सन की तरफ होती है उधर होती हैं, ताकि मैक्सिमम सूरज की रोशनी पड़े और पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पत्ता जो है वो बाहर की तरफ एक्सपायर करे, क्योंकि निचला हिस्सा जो होता है ये पानी में डूबा हुआ होता है। ये नलम्बियम का पौधा है, कमल का फूल है। अब इसमें इसका ये वाला, इसको हम कहते हैं हाइड्रोफाइट। लेकिन इसके अलावा जो मीजोफाइट होते हैं उसका जो लीव होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसमें स्टोमेटा जो होते हैं वो बिल्कुल दोनों साइड्स पे होते हैं। अगर तो बारिश ज़्यादा हुई है, जैसे मैंगोफेरा इंडिका यानी कि मैंगो का पौधा है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस है, सरसों का पौधा है। इसके अलावा आपकी बुक में रोज़ा इंडिका यानी गुलाब के फूल की एग्जाम्पल दी गई है कि ये जो पौधे होते हैं ये वाले, इनके जो लीव्स होते हैं इनके दोनों तरफ स्टोमेटा मौजूद होते हैं। अगर बारिश ज़्यादा हुई है तो पत्ता ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बाहर जो है एवेपोरेट करेगा, ट्रांसपायर करेगा। लेकिन अगर बारिश कम हुई है यानी ज़्यादा नहीं हुई तो यहीं जो स्टोमेटा होते हैं ये अपने क्लोज कर लेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी ना निकल सके। ये था मीजोफाइट। अगर हम जो है हाइड्रोफाइट देखा, हमने मीजोफाइट के लीफ देखे, अब हम जीरोफाइट के देखते हैं। जीरोफाइट में ऐसे पौधे शामिल हैं जिनकी दीवारें बहुत ज़्यादा थिक होती हैं, मोटी होती हैं। इनको हम कैक्टस प्लांट या कैक्टाई भी कहते हैं। इसके अलावा जो होती हैं पाइनस वैलिचियाना, यानी जिनकी लंबी लंबी नीडल्स लाइक पतले पतले जो होते हैं, सुइयों जैसे जो होती हैं वो लीव्स होती हैं, ये वाले प्लांट होते हैं। इन प्लांट को अगर एक लीफ को बड़ा करके देखा जाए तो इनमें जो स्टोमेटा होते हैं ये बिल्कुल पत्ते के निचली सतह पर होते हैं, और ये स्टोमेटा जो होते हैं ये ड्रंकन होते हैं। इन स्टेम बिल्कुल पत्ते के अंदर धंसे हुए जैसे होता है, जैसे घड़े के अंदर मौजूद हैं, ताकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट ना पड़े। और पहले ये जीरोफाइट यानी खुश्की वाले पौधे होते हैं, तो इसका ये होता है कि अगर सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ेगी तो पानी जो है वो एक्सपायर नहीं करेगा। और दूसरा, ये निचली साइड पर मौजूद होते हैं। अब ये जो पत्ते हैं अगर हम इसको देखें स्टोमेटा को बना के, तो स्टोमेटा जो होता है ये यूं करके एक जो होता है वो ओपनिंग है, इसको हम स्टोमेटा कहते हैं। ये इसका पोर होता है जिससे पानी बाहर निकलता है। तो जीरोफाइट में ये बिल्कुल गड्ढे के अंदर थोड़ा सा बाहर खुला होता है ताकि बहुत कम मिकदार बाहर जाए। और इसके बाहर जो होते हैं वो आपको पता ही है कि पत्ते के दूसरी टिश्यूज़ वगैरह होती हैं।